हेलो बच्चों, आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। तो हम ये देखेंगे कि हिंदी क्या चीज़ है। सबसे पहले हिंदी एक लैंग्वेज हम कह सकते हैं, या भाषा कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें पहले समझना पड़ेगा इसको और फिर इसके बाद व्याकरण को, तब हम समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं इसको हिंदी को क्या कह दिया हमने, भाषा। तो हम यहाँ लिखते हैं हिंदी भाषा व्याकरण। अभी हमारे पास 3 शब्द आए हैं। अभी इन तीनों शब्द का अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, उसके बाद हम व्याकरण को समझेंगे, ठीक है ना। तभी हमें अच्छे से व्याकरण समझ में आएगा और हम कहीं भी मात नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। भाषा जो शब्द है यह भाष धातु से बना है, भाष धातु, ठीक है ना। ये भाष धातु। अब ये भाष धातु कहाँ से आया, अब मैं ये बताता हूँ। भाष धातु है जो ये संस्कृत भाषा, एक जिसे हम सब भाषाओं की जननी कहते हैं, ठीक है ना। सभी भाषाओं की जननी है। हिंदी का भी उद्भव यहीं से हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ है, ठीक है ना। देखिए भाष धातु, अब इसका अर्थ क्या हो गया फिर, इसका भाष धातु का सार्थक अर्थ देखते हैं हम। अब विचार प्रकट करना क्या है, प्रकट करना। अब हमने समझा कि हिंदी क्या है, भाषा है। तो हमारे पास हिंदी भाषा व्याकरण हो गया। भाषा किससे बना है, भाष धातु से। कहीं कहीं प्रश्न आ जाते हैं कि भाषा किस धातु से बनी है, तो यहाँ पर हमें दिखना है भाष धातु, ठीक है, याद रखना है। और ये भाष धातु कहाँ से आया है, संस्कृत भाषा से, ठीक है ना। संस्कृत भाषा को हम कह सकते हैं सर्व भाषा की जननी, सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है। और ये भाष धातु का अर्थ क्या है, विचार प्रकट करना। अब हम देखते हैं विचार शब्द का अर्थ, ठीक है ना। विचार शब्द का अर्थ है हमारे पास अध्वन्यात्मक इकाई, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, अध्वन्यात्मक इकाई, ठीक है। अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, ध्वन्य मतलब आवाज, आत्मक मतलब नहीं हो, मतलब जिस विचार में, जिस भाषा में आवाज ना हो, ठीक है ना। जहां पर आवाज ना हो उसे हम विचार कह सकते हैं। अब कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मेरे मन में कुछ चल रहा है अभी, जैसे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पता मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, मेरे मन में विचार आ रहा है, ठीक है ना। पर उसमें क्या है, आवाज नहीं है। जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं इसके बाद ये पढ़ाऊंगा, इसके बाद ये पढ़ाऊंगा, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, जिस विचार में आवाज ना हो उसको हम क्या कर सकते हैं, विचार, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा देखते हैं। पहले इसको मैं मिटा देता हूं। हमको पता चल गया कि भाष धातु संस्कृत से आई है, और भाष धातु का अर्थ क्या है, विचार प्रकट करना। और विचार को हम क्या कह सकते हैं, अध्वन्यात्मक इकाई। अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द है, इसको हम क्या करते हैं, परिभाषा देखते हैं। भाषा में पता चल गया कि विचार प्रकट करना, इसका सार्थक अर्थ है, ठीक है ना। इसका सार्थक अर्थ हम लिख देता हूं यहां पर, विचार प्रकट करना। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है ना। इसका सार्थक अर्थ हो गया, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपको यही समझ में आ जाए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है ना। परिभाषा, सब परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको बता दूं पहले कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहला। इसके मन में विचार आया कि मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं गाऊंगा, या मैं सोऊंगा, कुछ भी, एनीथिंग। इसके मन में कोई भी कुछ भी विचार आता है। तो अब विचार क्या है, विचार में तो आवाज नहीं है, हमने पढ़ा था विचार में आवाज नहीं है, अध्वन्य आत्मा का विचार है ना। तो ये भाषा कैसे बनेगा, तो भाषा देखिए। अब इसके मन में कुछ विचार आया, इसने इसको बताया, किसको बताया, दूसरे व्यक्ति को। जैसे ये राहुल है, राहुल, और ये क्या है, राम है। राहुल ने राम को बताया, ठीक है ना। राहुल के मन में विचार आया कि भाई मेरे मन में विचार आया कि मैं खाना खाऊंगा, तो इसने किसको बताया, राम को। इसने अपना जो विचार है इसको क्या करा, इसको बताया। तो इस किसके माध्यम से बताया, आवाज के माध्यम से, ठीक है ना। ये माध्यम, जिस माध्यम से बताया उसको हम क्या कह सकते हैं, परिभाषा, ठीक है। ओ सॉरी, परिभाषा नहीं, भाषा, ठीक है। माध्यम से, जिस माध्यम से बताया उसको हम क्या कह दिए, भाषा। अब हम देखते हैं परिभाषा। हम परिभाषा देख सकते हैं, जब एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, सजीव वस्तु हो, सजीव पशु, कुछ भी सजीव जीव, कोई भी व्यक्ति अपने भाव को लिखित रूप में, मौखिक रूप में, ठीक है, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, ठीक है ना। किसमें, लिखित में और मौखिक में भाव प्रकट करता है। क्या करता है, भाव
प्रकट करता है, अपने भाव प्रकट करता है, अपने विचार का आदान प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने देखा इसका भाषा की परिभाषा में समझ में आ गया कि हमें अपना विचार भाव को प्रकट करना है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके भाषा की विशेषताएं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, क्योंकि जब तक हम भाषा को अच्छे से समझेंगे नहीं। देखो बच्चों, हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, भाषा की विशेषताएं। ठीक है ना। इसकी 6 विशेषताएं हैं। पहला क्या है? अर्जित संपत्ति, दूसरा सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा क्या है? अंतिम स्वरूप नहीं होता। ठीक है ना। भाषा परिवर्तनशील है, ये कौन सी विशेषता है? चौथी। और पांचवी क्या है? मानक स्वरूप। और छठा क्या है? कठिन से सरल की ओर। अब हम समझते हैं पहला अर्जित संपत्ति। ठीक है ना। मतलब भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है, हम किसी से सुनकर, सीखकर, देखकर ही हम ना अर्जित करते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं? जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। अब हमने कह दिया कि भाषा जो ये अर्जित संपत्ति है, जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। ये प्रश्न कहीं कहीं पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा क्या है? भाषा की विशेषता क्या है? दूसरी सामाजिक प्रक्रिया। अब हमें समाज में कैसे बोलना है, किसको कैसे बोलना है, बड़ों के साथ कैसे बोलना है, छोटों के साथ कैसे बोलना है, बच्चों के साथ कैसे बोलना है, ये हमें कहाँ सीखते हैं? सामाजिक में। तो समाज भाषा जो हम कहाँ प्रयोग करते हैं? समाज में, और सामाजिक प्रक्रिया को कह देते हैं इसलिए। ठीक है। तीसरा क्या? इसका अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा जो शब्द है, भाषा जो है वो इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, शब्द का नहीं। भाषा जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा या कोई भी भाषा लैंग्वेज ले लें हम, उसका कोई भी स्वरूप नहीं है। अब चौथा क्या है? भाषा परिवर्तनशील नहीं है। जो भाषा है ये परिवर्तनशील नहीं है, सॉरी परिवर्तनशील है। ठीक है ना। ये क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। देखिए जब भाषा का उद्भव हुआ था उस समय भाषा की लैंग्वेज में देखिए भाषा बोलने का तरीका या लिखने का तरीका बहुत सारे, जैसे हम लिखते हैं उदाहरण, यहां देखते हैं उदाहरण, अब हम लिखने लगे हैं क्या? शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने लगे हैं ऐसे उदाहरण, है ना। तो इसको हम परिवर्तन हो गया यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे शब्द है। ठीक है, जिसमें परिवर्तन होता है। तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। दूसरा क्या है? मानक स्वरूप। इसका मानक स्वरूप है जैसे देवनागरी लिपि इत्यादि, है ना। और भी बहुत सारी लिपि है, ये क्या है? मानक स्वरूप है इनके। ठीक है ना। और क्या भाषा क्या? कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की तरफ। ठीक है ना। जो भाषा है उसको हम देखो क्या करते हैं, जब भी हम भाषा बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे हमें अच्छा लगता है हम वैसे बोलने की कोशिश करते हैं। कठिन वर्ड होते हैं, कठिन चीज कोई शब्द आ गए तो उसको क्या करते हैं? हम हटा देते हैं, है ना। कठिन शब्द को क्या करते हैं? हम हटा देते हैं और अपने अनुसार ढाल लेते हैं, भाषा को कठिन से सरल बना लेते हैं। इसलिए इसकी छठी लैंग्वेज क्या है? कठिन से सरल बन जाती है। ठीक है ना। तो हमने देखा है भाषा की विशेषताएं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं भाषा की, भाई रोक दे। अब हम देखते हैं भाषा के प्रकार। ठीक है ना। भाषा के प्रकार हमारे पास 3 है। एक पहला क्या है? मौखिक भाषा, दूसरा क्या है? लिखित भाषा, और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा में क्या होता है? सांकेतिक भाषा में इशारा करना। ठीक है ना। देखिए हमने फोन पे बात किया तो कहाँ गए? मौखिक भाषा में। और मैसेज किया तो लिखित भाषा में। और जब हम मैसेज के द्वारा चित्र, आप देखते हो हंसने वाला लाफिंग, उसमें चित्र होता है, उसको हम भेजते हैं तो उसको क्या होना? इशारा करना हो गया। या ट्रैफिक पुलिस जो है वो जब देखते हो आप लाल बत्ती खराब हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो इशारा करते हैं। ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। आप क्रिकेट में देखते होगे जो एम्पायर होता है वो क्या करता है? आउट का इशारा करता है, छक्के का इशारा करता है, चौके का इशारा करता है, तो उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इसको हम सबसे, ये क्या है? कठिन भाषा है, सबसे ज्यादा कठिन भाषा है, क्योंकि इसको हम समझ नहीं सकते। मान लीजिए एक व्यक्ति हमें इशारे में कुछ समझाना चाह रहा है परंतु हमें समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? कठिन भाषा है। और ये जो हमारे पास लिखित भाषा, ये सरल भी है और कठिन भी है। कभी कभार पूछ लेते हैं कठिन और सरल भाषा कौन सी है, तो कौन सी है? लिखित भाषा। ठीक है। क्यों? जिसको लिखना आता है उसके लिए सरल है और जिसको लिखना नहीं आता उसके लिए कठिन है। अब हमने देखा यहाँ पर भाषा के प्रकार समझ में आ गया हमको। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम गाड़ी से जा रहे हैं और हमारे पीछे वाली गाड़ी है जो है वो हॉर्न बजा रही है, आप इसको किस में कहोगे? क्योंकि हॉर्न में आवाज़ आती है, आप मौखिक में रखोगे या लिखित में रखोगे या सांकेतिक में रखोगे? आप बताइए मुझे। इसको हम रखेंगे किसमें? सांकेतिक में। कैसे? जब तक एक सार्थक शब्द हमें सुनाई ना दे, जब तक क्या है? जब तक सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, है ना। सार्थक शब्द हमें
सुनाई ना दे, जब तक हम उसे ना मौखिक में नहीं रख सकते, उसको कहाँ रखेंगे, सांकेतिक में। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, जब तक हमें सार्थक शब्द सुनाई दे, हम फोन पे बात कर रहे हैं परंतु हमें उसका अर्थ ही पता नहीं चल रहा, सार्थक शब्द सुनाई नहीं दे रहा, तो कहाँ रखेंगे, मौखिक में। और इस जो सार्थक शब्द है जिसका, उसको हम कहाँ रखेंगे, मौखिक में, और जो सार्थक शब्द नहीं है उसको कहाँ रखेंगे, सांकेतिक में। इसलिए जो हॉर्न एक आवाज है ना, परंतु उसका कुछ क्या मतलब है, किस लिए मार रहा है आवाज, क्या पता हमें परेशान करने के लिए मार रहा है या साइड के लिए मार रहा है, अब किस लिए हमें नहीं पता चल रहा ना, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, सांकेतिक, क्योंकि उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। ये हो गया भाषा के प्रकार। अब हम देखेंगे, हमने भाषा को समझा अच्छे से, अब हम देखेंगे क्या कि भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ हमें समझ में आ गया। ठीक है ना, अब हम देखते हैं हिंदी का अर्थ, हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी का उद्भव कहाँ हुआ। संस्कृत भाषा है हमारे पास, क्या है, संस्कृत भाषा है। संस्कृत में भी दो भाषा है, कौन कौन सी, हम देखते हैं। पहला है वैदिक और दूसरा कौन सा, लौकिक। ठीक है ना, पहला कौन सा, वैदिक, जिसमें वेद उपनिषद इत्यादि हैं, उपनिषद इत्यादि है ना। अब यहां पर क्या है, लौकिक में कौन कौन से ग्रंथ है, रामायण इत्यादि, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ठीक है ना, अब हम देखते हैं लौकिक से एक भाषा निकलती है, कौन सी, पाली। कौन सी भाषा निकलती है, लौकिक से पाली, जिसमें बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है, बौद्ध धर्म का उद्भव। ठीक है ना, पाली में किस धर्म का उद्भव हुआ है, बौद्ध धर्म का। अब नीचे देखते हैं हम, इसके बाद आता है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा, जिसमें जैन धर्म का उद्भव हुआ है। किस चीज का धर्म, कौन सा धर्म का, जैन धर्म का। ठीक है ना, उसके बाद प्राकृत के भाषा आता है अपभ्रंश। यहां पर हम देखते हैं ऊपर, अपभ्रंश, कौन सी भाषा, ये अपभ्रंश है। ठीक है ना, ये अपभ्रंश है। यहाँ पे इसका भी कई प्रकार है। ये भाषा है लौकिक भाषा के बाद पाली भाषा, पाली की भाषा के बाद क्या, प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा है, अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी कई सारे प्रकार है, तो इसमें से कौन से प्रकार है, शोर सेनी अपभ्रंश, शोर सेनी अपभ्रंश, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शोर सेनी अपभ्रंश। यहां से हिंदी का उद्भव हुआ है। ठीक है ना, हमने ये देखा संस्कृत का साहित्य में कैसे उद्भव हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज से। तो इसमें पहला क्या है, संस्कृत लैंग्वेज हमने देखा वैदिक और लौकिक, दो लैंग्वेज है। दो लैंग्वेज में वैदिक है जो उपनिषद वेद इत्यादि, आपने सुना होगा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो वो वहां पर कहाँ पर है, वैदिक भाषा में लिखे गए हैं सारे। वो वेद है जो किस में लिखे गए हैं, वैदिक भाषा में। उपनिषद है वो सारे 108 उपनिषद, आपने सुना 108 उपनिषद है, वो कहाँ लिखे गए हैं, वैदिक भाषा में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लौकिक में, इसके दो भाषा है। लौकिक में क्या है, रामायण, महाभारत, जो कालिदास ने बड़े बड़े रघुवंश, बहुत सारे महाभारत ग्रंथ लिखे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो कहाँ है, सब लौकिक भाषा में। यहाँ लौकिक भाषा से एक भाषा निकल के आती है, जब उसमें परिवर्तन होता है तो कौन सी भाषा कहलाती है, पाली भाषा, जहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार हुआ है और बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। ठीक है ना, पाली भाषा से एक निकल के आती है, फिर परिवर्तन होने के बाद प्राकृत भाषा से में जैन धर्म का प्रसार हुआ है। ठीक है ना, और जब प्राकृत भाषा परिवर्तन होता है तो कौन सी भाषा निकल के आती है, अपभ्रंश भाषा। ठीक है ना, और अपभ्रंश भाषा में भी कई प्रकार हैं। तो एक प्रकार कौन सा है, शोर सेनी। कौन सा है, शोर सेनी अपभ्रंश इसको कहते हैं। यहां से हिंदी का उद्भव हुआ है। ठीक है ना, ये चीज हमें जानने वाली बात थी। और तो ये हमने देखा कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, ये हम समझ गए। अब हम देखते हैं इस शब्द का अर्थ। हमने भाषा का अर्थ देख लिया, हिंदी का अर्थ देख लिया, अब हम व्याकरण का अर्थ देखते हैं। उसके बाद हम व्याकरण पढ़ना चालू करेंगे। देखिए व्याकरण में यहाँ पर देखो, हमने हिंदी समझ लिया, भाषा समझ लिया, अब हम समझना क्या है, व्याकरण सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, व्याकरण। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इसमें बी उपसर्ग, क्या, बी उपसर्ग आ धातु और करण से मिलकर बना है। ठीक है ना, किससे मिलकर बना है, व्याकरण। ठीक है ना, ये चीज हमें देखना है। अब व्याकरण का अर्थ देखते हैं। व्याकरण का अर्थ, इसका क्या अर्थ है, अब देखते हैं। भली बातें या भली प्रकार से समझना। ठीक है ना, भली भांति समझना, अच्छे से समझना, समझकर ही हम
किसी भी शब्द का, किसी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया, भली प्रकार से समझना। अब हम व्याकरण का क्या देखते हैं, परिभाषा। व्याकरण का क्या देखते हैं, परिभाषा। इसको हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हम व्याकरण क्या कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं, ठीक है ना। ग्रंथ कह सकते हैं, विधा कह सकते हैं, रचना कह सकते हैं, शास्त्र कह सकते हैं, है ना। तो इसका क्या परिभाषा हो गया, किसी भाषा को, या इसको ऐसे लिखते हैं, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, या शुद्ध बोलना, है ना। अब हम देखते हैं, जब हम किसी भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध बोलना ही क्या है, व्याकरण है, ठीक है ना। हम ये देखते हैं, जिस शास्त्र के माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध लेखन, शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, है ना। शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखन और शुद्ध बोलना ही क्या है, व्याकरण है, ठीक है ना। व्याकरण को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। किस किस प्रकार से, देखिए, पहला हम वर्ण, दूसरा क्या है शब्द, और तीसरा क्या है वाक्य। तो अब हम क्या, देखो यहाँ से मैंने कहा था ना, पहले हमने भाषा का परिभाषा समझा, भाषा का अर्थ समझा, भाषा किसे कहते हैं। अब हमें पता चलेगा कि भाषा किसे कहते हैं, वो अर्जित संपत्ति है ना। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है ना। हम ये समझ गए, भाषा परिवर्तनशील है, हम ये भी समझ गए। भाषा का अर्थ क्या है, विचार प्रकट करना, ये भी समझ गए, है ना, अपने भाव को किसी के सामने प्रकट करना। अब हम देख ले हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, संस्कृत से ही, ठीक है ना। हिंदी की जो लिपि है वो सब हम जान गए हैं। अब हमने देखा व्याकरण का अर्थ, व्याकरण किस शब्द से बना है, व्याकरण, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, भली प्रकार से समझना। इसकी परिभाषा क्या है, उस शास्त्र से जिस शास्त्र से हम शुद्ध लेखन कर सके, शुद्ध बोल सके, शुद्ध उच्चारण कर सके, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर व्याकरण क्या है। व्याकरण को 3 वर्णों में बांट दिया गया है। पहला कौन सा, वर्ण, दूसरा कौन सा है, शब्द, तीसरा कौन सा है, वाक्य। अब हम पढ़ेंगे क्या, वर्ण। अब यहाँ से हमारे लिए असली व्याकरण चालू होगा। सबसे पहले हम वर्ण जानेंगे, कौन कौन से वर्ण है, कितने वर्ण है, और क्या क्या इनके प्रकार है, ठीक है ना। और वर्णों से फिर हम देखेंगे कि वर्ण में मिला के हम कैसे शब्द बनाते हैं, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, और शब्द से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम देखेंगे अनेक शब्दों से मिलाकर क्या कहते हैं, वाक्य बनाते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, वर्ण। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।